Hello, dear students. Hope all well at your end. God bless. Okay, children, let's do today the back exercises of chapter 2, Kashmiri Seb. First of all, let's revise the Shabdarth. Page number 16. पहला शब्द है चौक, means चौराहा. You can say round about. Then मेवा फरोश, इसका मतलब है फल मेवा आदि बेचने वाले दुकानदार, मीन्स फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट सेलर्स. शिक्षित समाज, पढ़े लिखे लोग, मीन्स एजुकेटेड पीपल. प्रवृत्ति आदत, ट्रेंड और टेंडेंसी. निबौरी नीम का फल, नीम फ्रूट. लंगड़ा दशहरी अल्फांसो, इट मीन्स आम के प्रकार, द टाइप्स ऑफ मैंगोज. कायदा नियम, मीन्स रूल. चारित्रिक पतन, चरित्र का पतन, मीन्स डाउनफॉल ऑफ कैरेक्टर. धोखेबाजी मीन्स धोखा देना, टू चीट. क्षमा माफ़ी, फॉरगिवनेस. योग्य लायक, एबल. चौकस जागरूक, अलर्ट. कचहरी अदालत, कोर्ट. म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका या नगर निगम. दुर्गति बुरा हाल, बैड कंडीशन. हानि नुकसान, लॉस. साख इज्जत, मीन्स रिस्पेक्ट और रेप्यूटेशन. देन प्रसन्नचित, मीन्स खुश मन से, हैप्पीली. इसके आगे हैं कठिन शब्द, दैट इज फॉर श्रुतलेख, मीन्स फॉर डिक्टेशन. सो दिस यू कैन रिवाइज योर सेल्फ. इसके बाद हैं पाठ बोध. इसके अंतर्गत है प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. तो पहला प्रश्न है, क्या देखकर लेखक का जी ललचा गया? उत्तर, एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का जी ललचा गया. दूसरा प्रश्न है, आज शिक्षित समाज में किस चीज़ पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? उत्तर, आज शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार किस फल की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है? उत्तर, लेखक के अनुसार बनारस के लंगड़े आम, लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो आमों की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है. अगला प्रश्न है, चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने कैसे सेब दिए? उत्तर, चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने गले सड़े सेब दिए. इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. इसके अंतर्गत एक उन्होंने पाठांश दिया है, मीन्स पाठ का अंश, एक पैराग्राफ, जिसको पढ़कर आपने आगे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो ये आप इस पैराग्राफ को, आपने कहानी भी पढ़ी है और इस पैराग्राफ को आप फिर से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं. मैं आपके साथ ओरली डिस्कस कर लेती हूँ. जैसे पहला प्रश्न है, आदमी बेईमानी कब करता है? तो ये पहले ही पंक्ति में दिया हुआ है. इसका उत्तर, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. उसके बाद अगला प्रश्न है, लोग किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में जाने से क्यों कतराते हैं? तो क्यों कतराते हैं, आप पहले ये प्रश्न की पंक्ति ऐसी लिखेंगे, लोग किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में जाने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि वहाँ जाकर उनकी बहुत दुर्गति होती है. वहाँ पर भी जो कर्मचारी हैं वो विश्वास के योग्य नहीं हैं. तो इसके आगे है तीसरा प्रश्न, व्यापारियों की साख
अभी तक क्यों बनी हुई थी? तो व्यापारियों की साख अभी तक इसलिए बनी हुई थी क्योंकि वे अपने ग्राहक के साथ बेईमानी नहीं करते। यदि उन गलती से हम उनको 5 की जगह भूल से 10 का नोट भी देते तो वहाँ उनके पास वह सुरक्षित होता है, आप उसको वापस ले सकते हैं। तो ये इसके बाद हैं आपके लिखित प्रश्न। इसमें सबसे पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न है, गाजर को मेज़ों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? उत्तर, यह पता चलने पर कि गाजर में भी बहुत विटामिन हैं, उसे मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। दूसरा प्रश्न है, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए हर रोज़ एक सेब खाना चाहिए। तीसरा प्रश्न, पाठ में आम की कौन कौन सी किस्में बताई गई हैं? उत्तर, पाठ में आम की लंगड़ा, दशहरी और अल्फांसो किस्में बताई गई हैं। चौथा प्रश्न, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? उत्तर, दुकानदार ने लेखक से कहा कि बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। अगला प्रश्न, लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातःकाल ही क्यों निकाले? उत्तर, लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातःकाल ही इसलिए निकाले क्योंकि रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का उचित समय प्रातःकाल ही है। अगला प्रश्न, लेखक को पाठकों से क्या आशा है? उत्तर, लेखक को पाठकों से आशा है कि वे बाजार में जाकर उनकी तरह आंखें बंद करके नहीं अपितु सतर्क होकर खरीदारी करेंगे। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है, तात्पर्य समझाइए। मीन्स इसका अर्थ आपको स्पष्ट करना है। उत्तर, इसका तात्पर्य यह है कि आजकल पढ़े लिखे लोग अपने खान पान में विटामिन और प्रोटीन के होने को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। वे अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करने लगे हैं जिनके सेवन से उनकी रोज़ की विटामिन और प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो सके। अगला प्रश्न, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने क्या देखा? उत्तर, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने देखा कि 2 सेब गले हुए थे, एक दबकर पिचका हुआ था और एक सेब में काला सुराख था, जिसे काटने पर लेखक ने देखा कि उसमें उसी तरह के धब्बे थे जैसे सड़े बेर में होते हैं। इस प्रकार एक भी सेब खाने लायक ना था। अगला है समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि आजकल समाज में कई लोगों का चरित्र इतना गिर चुका है कि वे किसी भले व्यक्ति के साथ धोखा करने में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करते। आजकल आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास करने का ज़माना नहीं रहा है। यह बात लेखक ने कश्मीरी सेबों की खरीदारी के समय दुकानदार द्वारा ठगे जाने के संदर्भ में कही है। मीन्स इन दैट रेफरेंस। अगला प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक के बारे में क्या भांप लिया था? उत्तर, दुकानदार ने लेखक के बारे में यह भांप लिया था कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना ही इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। अगला प्रश्न, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, हम लेखक के इस कथन से पूरी तरह से सहमत हैं।
सामने वाला जब देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी बात को लेकर सतर्क नहीं है तो वह उसके साथ धोखा करने से चूकता नहीं है। जैसे कि इस पाठ में लेखक ने खुद सतर्क ना रहकर दुकानदार पर विश्वास किया तो दुकानदार ने उसे गले सड़े सेब दे दिए। अतः कोई भी वस्तु खरीदते समय हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सतर्कता ही सामने वाले को बेईमानी करने से रोक सकती है। अगला प्रश्न, मुहर्रम के मेले में लेखक के साथ कौन सी घटना घटी? उत्तर, मुहर्रम के मेले में लेखक ने एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थीं और गलती से पैसे की जगह अठन्नी दे आए थे। भूल मालूम होने पर जब वे खोमचे वाले के पास दौड़े गए तो ना केवल उसने प्रसन्नचित भाव से उन्हें अठन्नी लौटा दी बल्कि क्षमा भी मांगी थी। तो प्रश्न उत्तरों के बाद हैं व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, दिए गए उचित वर्ण विच्छेद पर टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर जो दिए गए शब्द हैं उनके आपने वर्ण विच्छेद करने हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपने चुनकर उस पर टिक लगाना है। तो वर्ण विच्छेद का मतलब क्या है? शब्द में दिए गए सभी वर्णों को अर्थात स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। और आपको यह भी पता होगा कि जब हम व्यंजनों को स्वरों से अलग करते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी यह उससे पता चलता है कि अब यह जो वर्ण है, यह जो व्यंजन है, यह जो अक्षर है, यह बिना स्वर के है। तो अब हम यहाँ से सही ऑप्शन चुनते हैं। पहला शब्द है शिक्षित, तो इसकी सही ऑप्शन पहली वाली ही है। जैसे कि शी, शिक्षित में पहला है शी, तो शी में श हलंत व्यंजन और स्वर जब अलग करेंगे तो श व्यंजन है, उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। तो इसमें स्वर कौन सा है? ई, तो ई जमा ई हम लिखेंगे, जो भी स्वर है उसको हम जमा करके जमा ई। उसके बाद क्षी, तो क्षी पहले क्ष जो संयुक्त व्यंजन है उसको अलग करेंगे। इसमें कौन कौन से व्यंजन हैं? क और श, तो दोनों व्यंजनों के नीचे हम हलंत लगाएंगे। और इसमें स्वर कौन सा है? ई अगेन, तो क हलंत जमा श हलंत जमा ई। उसके बाद अंत में है त, तो त में जिसमें कोई भी मात्रा ना हो तो इसका मतलब उसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब त हलंत जमा अ। तो पहली ऑप्शन इसकी सही थी। अगला है ज्ञान। हम इसको ज्ञान बोलते हैं, एक्चुअल में ये ज्ञान है, संस्कृत में इसको ज्ञान बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली ही इसकी जो पहली ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। इसमें है ज हलंत जमा ञ जमा आ जमा न हलंत जमा अ, तो पहली जो ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। अगली है चारित्रिक। इसमें च हलंत जमा आ जमा ओके, इसका जो गलत सही वाला है वो इसकी सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, फर्स्ट इज़ रॉन्ग। तो इसमें क्या आएगा? च हलंत जमा आ जमा र पहले आएगा, ई नहीं आएगा, पहले र आएगा, क्योंकि पहले व्यंजन और उसके साथ स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है? ई। तो अगेन वी विल डू च हलंत जमा आ जमा र हलंत जमा ई जमा अगेन संयुक्त व्यंजन है तो त हलंत जमा र हलंत जमा ई, इसमें स्वर कौन सा? अगेन ई। उसके बाद क हलंत जमा अ। सो अगला है श्रमिक। इसमें भी श्र जो है संयुक्त व्यंजन है, तो पहले हम इसको अलग करेंगे, इसकी पहली वाली ऑप्शन ही करेक्ट है। तो श्र में कौन कौन से व्यंजन हैं? श हलंत जमा र हलंत, अब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो जमा अ आएगा। उसके बाद मी, तो म हलंत जमा ई जमा, अब क में भी कोई मात्रा नहीं है तो क हलंत जमा अ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे है दुकानदार, तो इसकी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो पहले दू में द हलंत जमा उ जमा क हलंत जमा आ जमा न हलंत जमा अ, कोई मात्रा नहीं तो जमा अ, देन द हलंत जमा आ जमा र हलंत जमा अ। सो अगला है चौक। चौक में फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, तो च हलंत जमा औ
जमा क हलंत जमा अ। उसके बाद अगला है गाजर, तो गाजर में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ग हलंत जमा आ, ज हलंत जमा अ, जमा र हलंत जमा अ। सो उसके बाद अंतिम शब्द है कश्मीरी, तो इसकी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क हलंत जमा अ, देन श हलंत। अब श आधा है तो इसमें कोई हम स्वर नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब ये ऑलरेडी ये जो व्यंजन है स्वर रहित है, स्वर के बिना है, तो हम जस्ट श लिखकर उसके नीचे हलंत लगा देंगे। तो श हलंत जमा मी, तो म हलंत जमा ई, अब बड़ी है तो ई, र आगे है र हलंत जमा ई। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सिनोनिम्स लिखने हैं आपने यहाँ। पहला शब्द है आदमी, तो इसके क्या हैं, मनुष्य, इंसान, आप कोई और भी लिख सकते हैं जैसे मानव और नर। ओके। उसके बाद प्रसन्न, प्रसन्न के खुश और हर्षित। प्रातःकाल, सुबह, भोर, निगाह, नज़र, दृष्टि। आगे है अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए, मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। तो पहला है शिक्षित, तो इसका विलोम है अशिक्षित। खुश, उदास या दुखी, कोई एक लिख लें आप, कोई भी लिख सकते हैं। प्रातःकाल, संध्या मीन्स इवनिंग। बेईमानी, ईमानदारी। अगला है सुरक्षित, अरक्षित। सहयोग, असहयोग। दुर्गति, सद्गति। और आवश्यक, अगला है आवश्यक, अनावश्यक। इसके बाद चौथा प्रश्न है विदेशी ध्वनियाँ। तो हिंदी की शब्दावली में उर्दू यानी अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी भाषा के अनेक शब्द हैं जो मूल रूप में हिंदी में स्वीकृत किए जा चुके हैं। स्वीकृत मतलब एक्सेप्टेड। जैसे फारसी के शब्द हैं आराम, आमदनी, उम्मीद आदि। सो ये शब्द हैं इतने हम इसमें फेमिलियर हो चुके हैं, हम इनसे इतने एडजस्ट हो चुके हैं हिंदी में, इतने कि हमें पता ही नहीं चलता ये उर्दू फारसी के हैं या हिंदी के। तो जैसे हिंदी में आराम की जगह विश्राम है, आमदनी की जगह आय, उम्मीद की जगह आशा, पर हम इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। इसी प्रकार अरबी के अमीर, अदा, असर, आदत आदि। अंग्रेज़ी के टिकट, थिएटर, स्लेट, अपील, कंपनी आदि। उसके आगे उन्होंने लिखा है क। उर्दू के कुछ शब्दों में ज और फ की ध्वनियों को नुक्ता लगाकर लिखा जाता है। जैसे नुक्ता का मतलब है हम जो नीचे किसी लेटर के नीचे बिंदी लगाते हैं। जैसे ज के नीचे जब हम बिंदी लगाते हैं तो ज बन जाता है। जैसे कागज़, यदि हम बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये कागज बन जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसी ज़िला, जिला नहीं है ज़िला। आवाज़, तो ज के नीचे बिंदी लगाएंगे तो आवाज़, नहीं तो आवाज़ बन जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसी बाज़ार, बाजार नहीं बाज़ार आदि। ऐसी फ के नीचे बिंदी लगाकर फ बन जाता है। जैसे लिफाफा, यदि हम बिंदी नहीं लगाएंगे, नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगा लिफाफा, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसी काफ़ी, काफ़ी मीन्स सफिशिएंट, तो काफ़ी यदि हम बिंदी नहीं लगाएंगे फ के नीचे तो ये बन जाएगा काफ़ी, दैट इज़ रॉन्ग। ऐसी सफाई, सफाई में फ के नीचे बिंदी लगाकर फ बनाना पड़ेगा, नहीं तो सफाई हो जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग वर्ड। इसके बाद है ख। अंग्रेज़ी की अर्धविवृत ध्वनि लाइक ओ का प्रयोग जिन शब्दों में होता है उनका लेखन अर्धचंद्राकार मीन्स जो हम ऊपर लगाते हैं हाफ मून टाइप, बिंदी नहीं बीच में लगाने, मतलब वो बन जाएगा, नहीं तो अनुनासिक, अनुनासिक नहीं हमने बनाना, इसमें जस्ट हम अर्धचंद्र बनाएंगे, बिंदी नहीं बीच में लगाएंगे, तो के रूप में लिखा जाता है। जैसे डॉक्टर, हम यदि इसके ऊपर वो अर्धचंद्र नहीं लगाएंगे तो ये बन जाएगा डॉक्टर, दैट इज़ रॉन्ग। तो वो अर्धचंद्र लगाएंगे तो डॉक्टर। ऐसी बॉल, नॉट बाल, बाल तो फिर हमारा सिर का बाल बन जाएगा, ये बॉल जो खेलने वाली बॉल, BALL, तो बॉल। ऐसी हॉल आदि, तो हॉल और हाल दोनों में अंतर है।
तो इसके बाद है आपको क्या करना है, पाठ में आए 5 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें विदेशी ध्वनियों का प्रयोग किया गया हो। तो मैंने कुछ लिखे हैं, आप ये भी और कुछ अन्य भी इस पाठ में से ढूंढ सकते हैं, जैसे डॉक्टर, मेवा फरोश, लिफाफा, मुफ्त, ज़रूरत, कायदा। So that's all from this chapter. Now we will meet with the next topic. Till then, keep learning and stay blessed always. Bye bye.